Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Innovative Future Academy। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पार्ट 1 था वो अपलोड कर दिया। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा। उसके अंदर हमने सिर्फ आपको बेसिक बातें ही बताई थी। बेसिक बातों का मतलब ये होता है कि चैप्टर से गो थ्रू आपको करवाया था हमने, लेकिन आज से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे आज सिलेक्शन की बात करेंगे। सिलेक्शन मैंने कल आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, लेकिन परम्यूटेशन उससे एक स्टेप आगे होता है। जैसे मैं एक स्टेप आगे आ जाता हूँ, एक्चुअली थोड़ा मैं ज्यादा आगे एक स्टेप आगे आ जाता हूं, या फिर मैं कहूंगा उसके अंदर पहले सिलेक्शन की जाती है, उसके बाद फिर हमारा अरेंजमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हमारा परम्यूटेशन बोला जाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हमारे कॉम्बिनेशन के बारे में कि कॉम्बिनेशन है क्या चीज, उसकी सिलेक्शन कैसी है, उसको किसके बेस पे उसके क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, कैसे टैकल करेंगे, और दीज आर फ्यू प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन। इनका कैसे कैसे यूज करना है, इनका प्रूफ भी देंगे हम सब आपको, और याद करने के तरीके बताएंगे कि इनको कैसे याद किया जा सकता है। क्योंकि अगर इन प्रॉपर्टीज को आप याद कर लेते हैं, ये एक तरह से आपके लिए आपके एग्जाम के अंदर शॉर्टकट का काम करेगा, सुपर ट्रिक्स का काम करेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, कल हमने आपको एक फैक्टोरियल के बारे में कुछ बातें बताई थी कि फैक्टोरियल होता क्या है। आज हम उस फैक्टोरियल को क्लियरली डिफाइन करेंगे आपको। कल हमने सिर्फ एक रिवीजन सा दिया था कि फैक्टोरियल ये होता है कि डिसेंडिंग सीरीज होती है, उसको कहां पे फिनिश करते हैं, 1 पे खत्म करते हैं। लेकिन आज एक कंसेप्ट के साथ समझाएंगे पूरी बातें, आज डिटेल में करेंगे हर चीज को, ताकि आप लोगों को समझने में और आपको क्वेश्चन को टैकल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल क्या होता है। हमारे पास फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, या इस सिंबल को मान सकते हैं आप, एंड इज रीड बाय एज फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल बोला जाता है। इसके अंदर सिंबल का एक और तरीका होता है, कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब भी आपके पास क्या होता है कि इट्स ए फैक्टोरियल ऑफ n, कि n का फैक्टोरियल होता है। तो अगर मैं इस n फैक्टोरियल को ओपन करने की कोशिश करूं, तो मैंने आपको ये बताया कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो मैं ये लिखूंगा 1 into 2 into 3 into 4, ऐसे चलते चलते मैं कहां तक जाऊंगा, n-1 into में n, n-1 into में n आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डन। यहाँ पे ये n फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे ओपन होगी, नहीं तो फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। मैंने कहा n into में n-1 into में n-2, कुछ ऐसे करते करते एंड में 3 into 2 into 1, कुछ ऐसा कर सकते हैं। मतलब दोनों टाइप से हम इसकी सीरीज को लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसको डिनोट कर रहा हूं ऐसे, तो यहाँ पे जो n फैक्टोरियल है मैं उसको इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। दोनों ही सिंबल आपके किसके होते हैं, फैक्टोरियल के आपके सिंबल होते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूं, वहां से आप ज्यादा समझेंगे कि बात को, कि फॉर एग्जांपल एक 5 फैक्टोरियल का एक मैंने केस लिया। मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है। 5 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या फिर 1 into 2 into 3 into 4 into 5 is equal to what is the value 120, कि 120 इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद अगर मैं 4 फैक्टोरियल को ओपन करता हूं, तो 4 into 3 into 2 into 1 is equal to what 24। उसके बाद 3 फैक्टोरियल अगर ओपन करेंगे तो 3 into 2 into 1 6। उसके बाद 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे हम, तो 2 into 1 is equal to 2 and 1 फैक्टोरियल is equal to 1 के बराबर होता है। और कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो किसके बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भैया 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये ऐसा क्यों होता है, अब आप लोग ये पूछेंगे ना कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये कैसे हो सकता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ये कैसे हो सकता है। अब एक और बात मैंने कल डिफाइन की थी लास्ट क्लास के अंदर, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर को ही डिफाइन करेगा, जो मतलब 1 से स्टार्ट होगी, नेचुरल नंबर से डिफाइन होगा सिर्फ फैक्टोरियल। अदरवाइज अगर आपकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है फैक्टोरियल में,
अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आती है फैक्टोरियल के अंदर तो वो आपका डिफाइन ही नहीं करेगा, वो नॉट डिफाइन रहेगा। तो नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, नेचुरल नंबर है ना, हमने यहाँ पे ये चीज को लिख के दिखाया आपको। और इस चीज को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, ऐसा भी कर सकता हूं। मैंने आपको बोला कि n फैक्टोरियल को लिखना है, n फैक्टोरियल, n इज इक्वल n इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसा भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूं। ये बात भी आप बिल्कुल अच्छे से समझिए कि n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसको जब ओपन करूंगा तो वही सीढ़ी चलती रहेगी आगे कि वहां तक जाएगी, तो इसका मतलब ये भी है। इसको मैं अगर दूसरे एक्सपेंडेशन में देखूं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अभी लिखते हैं, उसके बाद एक और टर्म लेते हैं n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी क्वेश्चन हम करेंगे, उसको कैसे टैकल करना है, उस क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करना है, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। अब 0 फैक्टोरियल का जो आंसर होता है वो 1 होता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको देखिए, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए 120 जो आंसर आता है वो 5 फैक्टोरियल का आता है, 24 जो आता है वो क्या होता है, 4 फैक्टोरियल का आता है। अब अगर मैं 120 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या मिलता है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू को 4 फैक्टोरियल से 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे मिल जाती है। अगर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 की फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब उससे एक नीचे वाले फैक्टोरियल की वैल्यू वो हमें दे देता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है 1, उसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो वो किसकी वैल्यू देगा मुझे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू देगा। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक और तरीका होता है। क्या चीज, देखो ये चीज वही आ गई। और अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि n फैक्टोरियल जो होता है ना वो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। और एक और बात कि नेचुरल नंबर ही डिफाइन होते हैं आपके किसके अंदर, फैक्टोरियल के अंदर। नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ बच्चे कि मैं 1 पुट करता हूं, n इज इक्वल टू 1 पुट किया है ना, n की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू में 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। तो 0 इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू मिलती है, उससे एक नीचे वाली वैल्यू मिलती है हमेशा। इसी की बात कर रहे हैं हम, डिफाइन करते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है, 1 आ जाती है आपके पास, ठीक है जी। तो ये था हमारा फैक्टोरियल का केस कि फैक्टोरियल के केस में हम क्या क्या देख सकते। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड करना आपको n की वैल्यू, फाइंड n। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड n इफ n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आपको गिवन है 12 इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन, आपको फाइंड करना है कि n की वैल्यू इसके अंदर आपके पास क्या आएगी, ठीक है, वेरी सिंपल ना, अभी कर लोगे आप। देखो अभी आपको मैंने जो फैक्टोरियल का केस बताया इसके बेसिस पे आपको इसको सोल्व करना है। मैंने कहा n प्लस 1 का फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूं, n प्लस 1 n, उसके बाद n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। एक एक कम करते चलेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, इज इक्वल टू 12 इंटू में क्या है आपके पास, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपको इसको इससे कट करना है तभी जाके आपका आंसर आएगा, है ना, तभी आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, तो मेरे पास क्या मिला, n स्क्वायर प्लस में n इज इक्वल टू 12 मिल गया, या फिर इसको माइनस में ले लो, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से आप देख पा रहे हैं क्या, n प्लस 4 मिलेगा मुझे और n माइनस 3 मिलेगा मुझे, n प्लस 4 मिलेगा मुझे, n माइनस 3 मिलेगा मुझे, दो फैक्टर मिलेंगे। लेकिन अभी एक चीज और देखिए आप कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -4, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो मैंने तो ये बताया कि फैक्टोरियल जो है किसको डिफाइन करता है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू को, या फिर मैं कहूंगा कि नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, तो मेरा जो n का आंसर होगा वो कितना आएगा इस केस में, n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। डन, ये बिल्कुल सही हो गया, डन जी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, फैक्टोरियल से निकलते हैं अभी आगे, तो सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन पे क्या होता है, ये हमारा केस, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, कि सिलेक्ट करना किसी चीज को। देखिए
मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट को समझिए पहले, उसके बाद हम पूरे कंसेप्ट को और प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट NCR is equal to n factorial divided by n minus r का फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। ये आपका क्या फॉर्मेशन होता है, किसका, कॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में डिफाइन करूंगा विद प्रूफ। उसके बाद कि r ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपने n में से सिलेक्ट करना है। अब ये याद रखना आप कि r की वैल्यू क्या 0 हो सकती है कभी, r मतलब कितना, देखो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होगा कि मैंने कहा कि 13.5 बंदे हैं उसमें से 2.8 बंदों को सिलेक्ट कर लो, ऐसा होगा, नहीं होगा ना, ऐसा कभी नहीं होगा। पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा कभी, है ना। मैं वही कहूंगा ना कि 15 अगर आपके पास पर्सन है तो 15 में से 4 को सिलेक्ट करना है, 8 को सिलेक्ट करना है, क्या फिर, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि r मेरा 0 हो सकता है कि मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करना चाहता, है ना। r की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, r की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी चीज के ऊपर कि हम क्या चीज चाहते हैं उसके अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से कि r की जो वैल्यू है वो 0 से लेस देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू n। ये जो r की वैल्यू है ये इस क्राइटेरिया में डिफाइन करेंगे। 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि 0 तो हमारा होल नंबर में आ जाता है। होल नंबर हमारे कौन से होंगे, जो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ होता है हमारे पास। तो r की जो वैल्यू है वो 0 और n के बीच में लाई करेगी, है ना, समझे ना। क्योंकि हम कुछ भी सिलेक्ट ना करना चाहें तो मेरी क्या बनेगी, r की वैल्यू 0 बनेगी। या फिर अगर 15 स्टूडेंट है तो 16 तो मैं मांग नहीं सकता ना, 16 में सिलेक्ट नहीं कर सकता, 15 ही कर सकता हूँ मैक्सिमम। जितनी टोटल क्वांटिटी होगी उसी के ऊपर उतना ही सिलेक्शन दे सकता हूँ, है ना, बात समझे, ठीक है, गुड। उसके बाद 0 लेस देन r लेस देन n, तो ये मैंने बताया कि नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन करने का कि 0 लेस देन r लेस देन n। तो कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, या फिर मैं सीधा बोल दूं आपको कि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन करने समझने के लिए कि 10c2 लिखा है मैंने, 10c2 का मतलब क्या होता है, इस वे से अगर सॉल्व करें, n फैक्टोरियल ये r की वैल्यू है, n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू में 10 - 2 का फैक्टोरियल। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 10 - 2 इनटू में 8 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 होता है ना। तो 2 से हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा 5। तो मेरा आंसर जो मिला इस केस में क्या मिला मुझे, 45। ये मेरा 45 आंसर मिल गया। मतलब ये सिंप्लीफाई करने के लिए कि इस फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है हमने क्वेश्चन के अंदर, वो चीज मैंने आपको बताई होगी। डन। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर ऑफ बिल्कुल याद रखेंगे आपकी NC0 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। n की वैल्यू कुछ भी दी जाए, लेकिन जब आपको कोई चूज करना ही नहीं है तो सिर्फ आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं। मैंने कहा 10c0, मैंने कहा 10c0 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू में 10 - 0 का फैक्टोरियल, है ना। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है भैया। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, तो मैंने इसको जब कट किया तो मेरा जो आंसर आया वो क्या है, 1 आया। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। अगर टोटल ऑफ ऑब्जेक्ट में से अगर आपको सिर्फ एक ही आपको सेलेक्ट करना है तो आपका जो आंसर आएगा वो टोटल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हमेशा यही होगा। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने कहा NC1, तो मैंने कहा कि 10C1 लेके चलता हूं, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू में 10 - 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर, 10 × 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 10 - 1 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया, तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 10 आ गया। जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया, 10 आ गया। तो वही आपकी n की वैल्यू आ गई ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके पास जो गिवन है वो क्या कह रही है, वो भैया ये कहना चाह रही है कि NCN जितने ऑब्जेक्ट हैं सारों को सिलेक्ट कर लिया तो आंसर हमारा 1 आएगा। जितने ऑब्जेक्ट हैं डिस्टिंक्ट, ये भी याद रखना आपने, है ना। एक और चीज लिखी हुई है मैंने इसके अंदर, ये मैं बताना थोड़ा सा भूल गया। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है आपने। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, जब सेम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी डिस्टिंक्ट ही सुन रहे हो। NCN मतलब कोई भी वैल्यू ले लो आप, 10C10 ले लिया मैंने,
तो आंसर बताएंगे भैया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, है ना, इनटू में 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इसको जब कट किया हमने तो आंसर क्या मिला, मेरा 1 मिल गया। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, 3 प्रॉपर्टी हमने कर लिया, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, उसका डायरेक्टली यूज होता है। जहां भी आपको क्वेश्चन में ऐसे कुछ वैल्यू दिखेगी तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं, आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका वहां पे टाइम सेव होगा, हो गया होगा। चलो जी, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास, वो क्या कहते हैं, देखिए 4, 5, 6 और 7 जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये एक ऐसा मान के चलो आप कि इस जो आपका चैप्टर है परम्यूटेशन, चलिए अभी मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा कि 4, 5, 6, 7 जो आपकी प्रॉपर्टी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का काम करेंगी आपके क्वेश्चन के अंदर। देखिए आप समझिए इनको, मैंने कहा कि NCR इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, NCN माइनस R के बराबर हो जाता है सीधा, है ना। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन दिया कि 10C3 की वैल्यू निकालो भाई, 10C3 की वैल्यू अब फाइंड आउट करो, करोगे ना, बहुत आसान है, कर सकते हो। मैंने कहा कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 माइनस 3 करते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 कट करूंगा मैं, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू को लिख दूं यहाँ पे, डायरेक्टली लिख रहा हूं भैया कि क्या है 6। अब इसको कट कर लो, 3 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, 2 पे फिर ये चला गया 4, तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आया, 120 आ गया। वेरी गुड, है ना, 120 आ गया मेरा आंसर। अब अगर मैं आपको दोबारा एक और क्वेश्चन दे दूं, मैंने कहा कि भैया 10C7 का आंसर बताओ, 10C7 का आंसर बताओ, तो क्या आंसर आएगा आपका, बता पाएंगे आप? यस। आप लोग सोचोगे कि इसको करें, नहीं, क्यों करना है, जब आपको एक प्रॉपर्टी पता लग गई है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R के बराबर होता है, मतलब 10C7 को भी अगर आप निकाल के देखेंगे आंसर सेम आएगा, आंसर सेम। देखिए 7 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल, यही टर्म तो बन रही है भैया दोबारा, तो आंसर तो इसका भी 120 आएगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, है ना। तो मतलब आंसर, मैं ऐसे कह रहा हूं इस काम को मैं यहां से पकड़ूं या फिर मैं घुमा के पकड़ूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, काम तो यही है, आंसर तो वही आएगा, समझे बात को। चलिए उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा आपको कि 100C7, आपने इसके ऊपर मेहनत की और आपने इसका आंसर निकाल दिया, आपने इसका आंसर निकाल दिया, जो भी इसका आंसर आएगा आपने लिख दिया यहाँ पे। अभी मैंने कहा कि 100C93 को बताओ भी क्या है, 100C93 को बताओ क्या आएगा। आप सोचोगे ये इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर रहे, नहीं, इसी जैसा क्वेश्चन है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R के बराबर होता है। डन, वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं भैया, देख रहे हैं, समझो इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये आपका चैप्टर है और इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। आपके एनडी की अगर वेटेज की मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन से कम 12, 13, 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं डिटेल में लेके चलूंगा, हर चीज आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे टैकल करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि NCX इज इक्वल टू NCY। अगर हमारे पास आइए, देखो ये तो पता लग गया, चलो n, देखो इसका ये मतलब ही समझना आपने कि ये जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये n है तो ये भी n होना चाहिए, और x और y क्या होगा, देन आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस y किसके बराबर, n के बराबर आएगा। तो ये कह रहा हूं, देखो समझो इस बात को, मैं समझा रहा हूं इसको कैसे करना है। मतलब NC2 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू लिख दिया NC3, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 प्लस 3 किसके बराबर, 5 के बराबर। अरे ये कैसे हो गया भाई, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कोई, किसके बराबर, 5 के बराबर, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाइए दोबारा से, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, वो कहती है कि NC2 इज इक्वल टू NC3 को मैं चेंज कर सकता हूं किसमें, n माइनस आर में। n माइनस आर कितना मेरा, NCN माइनस 3 लिख सकता हूं इसको मैं। हाँ, तो कंपेयर हो सकता है, दो को कंपेयर कर रहा हूं भैया n माइनस 3 से, तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। देखो आ गई ना n की वैल्यू 5 डायरेक्टली। तो इस प्रॉपर्टी का यूज डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं,
अगर हम चाहे ना तो क्वेश्चन डायरेक्टली होगा हमारा, हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करना है इन प्रॉपर्टीज को, सिर्फ ट्रिक्स बनेंगी आपकी टोटल की टोटल। डन। प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6th पे चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 6th और 7th को ध्यान से कीजिएगा बच्चे, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6th में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एनसीआर, अगर एक आर यहाँ पे कोई सिलेक्शन है उसके बाद r-1 ले लेता हूं तो वो इसके बराबर होता है हमेशा। प्रूफ दूं मैं आपको, प्रूफ देखते चलो इसके ऊपर, याद रहेंगी आपको चीजें बहुत मजेदार तरीके से। मैंने कहा एनसीआर, कोई एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं कि एग्जांपल क्या ले, कोई छोटा सा एग्जांपल ले लो या कोई बड़ा सा ले लो। छोटा नहीं लेते, बड़ा एग्जांपल लेते हैं कोई, छोटा तो आप लोग सीधे सीधे कर डालते हो। 100C55 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस में क्या कर दिया 100C56 लिख दिया मैंने, ठीक है 56 लिख दिया। एक r ले लिया मैंने, एक ले लिया r-1, क्योंकि इन दोनों का प्लस करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, 100 का फैक्टोरियल लिखूंगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 55 का फैक्टोरियल लिखूंगा मैं यहाँ पे, इनटू में 100 माइनस 55 मतलब 45 फैक्टोरियल लिखूंगा, प्लस 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 का फैक्टोरियल इनटू में 44 का फैक्टोरियल, यही आएगा, इन दोनों का माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। देखो ये नहीं है कि इसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे फिर आंसर आएगा, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है भैया। चलो छोटा कर ले इसको, 100 कॉमन ले सकते हैं, 100 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय क्या कॉमन आ सकता है, देखो 55 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ 56 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या मैं 56 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूँ 56 इंटू में 55 का फैक्टोरियल, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यस जरूर लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भैया 55 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, 45 फैक्टोरियल और 44 फैक्टोरियल में से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से आएगा 44 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ गया तो 1 अपॉन में 45 बचा प्लस 1 अपॉन में 56 बचेगा, है ना, यही बचेगा। अब इसको आगे सोल्व करें, देखो बहुत आसान है। अब ये इसका एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सीधा देखो 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 55 फैक्टोरियल फिर 44 फैक्टोरियल इनटू में इन दोनों का, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो सीधा डायरेक्टली। मैं क्या लिखूंगा 101 डिवाइडेड बाय 45 इनटू में 56, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट देखिए कितना मजेदार, 101 इनटू में 100 फैक्टोरियल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं ऊपर 101 का फैक्टोरियल, दिस इज द n फैक्टोरियल ना, और n फैक्टोरियल क्या होता है, देखो यहाँ पे आ गया n+1 आ गया, यहाँ n क्या था 100, n+1 क्या आ गया 101 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ भैया 55 का फैक्टोरियल, यहाँ 56 है मल्टीप्लाई में, तो 56 का फैक्टोरियल 44 है तो यहाँ 45 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या कहूंगा 45 का फैक्टोरियल। और जब इसकी एक्सपेंशन में देखता हूं यहाँ पे कि ये किसकी एक्सपेंशन बनती है, तो ये बनती है भैया 101C56, यही बनेगी ना 101C56, क्योंकि r फैक्टोरियल यहाँ आता है और इसको इसमें से माइनस करने के बाद जो मिलेगा यहाँ आता है, तो ये बन गई r एक्सपेंशन। अब देखिए हमने क्या लिया था, सोचो यहाँ पे NCR लिया था प्लस में NCR-1 लिया था, अब मुझे रिजल्ट क्या मिल गया n+1C, और ये क्या है R, यही तो आ गया। देखो हमारी जो 6th प्रॉपर्टी है हमने उसको प्रूव कर दिया कि ये चीज होगी, तो डायरेक्टली हम यूज करेंगे जब भी हमारे पास कोई रिजल्ट मिलेगा ऐसा, अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कुछ भी तो डायरेक्टली आप आंसर क्या देंगे 101C56 निकालो भाई आंसर आएगा। दो को सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको नहीं है भैया, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस वे से। इसके बाद आते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी, जो हमारी क्या कहलाती है 7th प्रॉपर्टी, ठीक है जी, इसके लिए सिलेक्शन के लिए। अब सिलेक्शन के लिए 7th प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना और कैसे इसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। डन।
ओके जी, आइए देखते हैं हम क्या होता है। NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, इसका प्रूफ दे दूं मैं पहले आपको, डिवाइडेड बाय R, ये निकालना आपको, इसको सोल्व करके ये आपको देना है, यही तो इसका प्रूफ है। अब देखिए एनसीआर मानता हूं कि प्रूफ आएगा नहीं, लेकिन प्रूफ के वे से आप ये चीज समझ जाते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे टैकल करना है ना। एक्चुअली बात ये है कि आप कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। चलो एनसीआर मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r प्लस में 1 का फैक्टोरियल। सही है इतनी बात? ऊपर ले जाओगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा यहाँ तो, इनटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा यहाँ पे। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा। कुछ दिख रहा है? दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है? अब इसको जब सोल्व करेंगे ना आप, तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, क्या, n माइनस r प्लस 1 बाय r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 का। दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्शन, ओके, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। या फिर मैं कहूँ इसका एक प्रूफ आपको देना चाहूंगा ये कि क्या होगा कि अगर मैं आपको बोल देता हूं कि ये क्वेश्चन है मेरे पास 25C7, मैंने कहा 25C7 डिवाइडेड बाय 25C6, ये लिखा हुआ है, यही तो फॉर्मेशन है। ये r होगा तो ये r माइनस 1 होगा। देखो उसको याद करने का तरीका देखो एक बार, क्या होगा कि जो NCR की फॉर्मेशन है हमारे पास, उसको इस प्रॉपर्टी को याद करने का तरीका क्या होगा कि n में से इसको माइनस करो, जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस 1 बचेगा और ये नीचे वाला जो r है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा, 25C7 डिवाइडेड बाय 25C6 है ना, लिखा आपने। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया, n में से इसको माइनस करो, 25 में से माइनस कर दिया भैया 6, डिवाइडेड बाय r एज इट इज लिखना आपको, तो आंसर क्या आ गया 19/7। तो क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे? नहीं करना पसंद करेंगे, आप सीधा लिखेंगे ना 19/7। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, ट्रिक्स बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उन सबको आप डायरेक्टली यूज करेंगे और डायरेक्टली यूज करने के बाद ही आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के पार्ट 2 में हम इतना ही करते हैं। अब इसके आगे पार्ट 3 बनेगा, 4, 5 में 6-7 वीडियो इसके डालेंगे, तो आपको पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट होगा वो क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। आप पूरा पार्ट 1 देखिए पहले, फिर पार्ट 2 पे जाए, पार्ट 3 पे, ऐसे चलते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, और रेगुलर अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी को देखते रहिए। तब तक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, जय भारत।